तो दोस्तों आप लोग का स्वागत है एग्जाम प्रिपरेशन के नए वीडियो में। चलिए आज आप लोग को पोएम से चौथा चैप्टर होगा। इसमें आप लोग देखेंगे यहाँ पे ओड टू ऑटम, यानी कि शरद ऋतु के लिए स्रोत, यानी कि शरद ऋतु के लिए क्या क्या स्रोत हो सकते हैं आप लोगों को इसमें बताया गया है। जॉन कीट्स जो कवि है, ओड एंड ऑटम, यानी कि ओड और ऑटम बोले तो शरद ऋतु के लिए स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, जॉन कीट्स बताते हैं अपने इस कविता के माध्यम से, इस पोएम के माध्यम से। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं और जॉन कीट्स के बारे में, इनका मृत्यु और डेथ कब हुई थी और इनका जो प्रमुख पंक्तियाँ यानी कि जो पोएट्री है उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले बताते चले यहाँ पे जॉन कीट्स वाज बोर्न इन 1795 एंड डेथ 1821, यानी कि जॉन कीट्स साहब का जन्म 1795 ईस्वी में हुआ और 1821 ईस्वी में वे मर गए। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स, और वह जॉन कीट्स जो थे वे क्या थे, अपने समय के लिए बहुत ही महानतम इंग्लिश रोमांटिक यानी कि बहुत ही रोमांचक कवि थे। वाज बॉर्न इन मॉनफील्ड्स लंदन, इनका जो जन्म था मॉनफील्ड्स के लंदन में हुआ था। स्टडीड एट द क्लार्क स्कूल एट इंग्लैंड, वे कहाँ स्टडी किए थे, वह इंग्लैंड के ही क्लार्क स्कूल में इनका शिक्षा दीक्षा हुई थी। ठीक है, और वे क्या करते थे, डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग, और जो सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टेड थे इनको जॉन कीट्स साहब को किस में ज़्यादा इंटरेस्टेड रखते थे, क्रिकेट और बॉक्सिंग में इनका सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड था। ही ग्रीव इन टू अ वैक्सियस रीडर स्पेशली ऑफ ग्रीक मैथोलॉजी, और इन्होंने एक क्या किया था, ग्रीक के लिए, एक मैथोलॉजी के लिए भी इनको चुना गया था। चलिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बढ़ेंगे। ये इतना ही जानकारी आप लोगों को काफ़ी है, क्योंकि जॉन कीट्स के बारे में पूरा इसमें रामायण नहीं लिखना है, इसलिए हम लोग क्या बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जॉन कीट्स साहब ने अपने कविता के माध्यम से शरद ऋतु के लिए क्या क्या आवश्यकता है, क्या क्या स्रोतें हैं, उसके बारे में समझते हैं, क्योंकि कविताएँ बहुत ही लंबी है। अगर जॉन कीट्स के बारे में ही हम लोग 1 घंटा समझते रहे तो कविता आप लोग को मैं कब पढ़ाऊँगा। ठीक है, इसलिए मैं आप लोग को जितना हो सका उतना मैं बता दिया, क्योंकि उससे ज़्यादा इसमें आप लोग को ऑब्जेक्टिव नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे ओड टू ऑटम, यानी कि यहाँ पे शरद ऋतु के लिए क्या क्या स्रोतें लगेंगे, क्या क्या आवश्यकता होती है, उसके बारे में जॉन कीट्स साहब अपने इस कविता के माध्यम से बोले। इसमें टोटल 33 आप लोग को लाइन है, यानी कि 3 स्टेंजा में आप लोग को बांटा गया। तो सबसे पहला स्टेंजा हम लोग देखते हैं। सबसे पहला स्टेंजा आप लोग यहाँ से, तो दोस्तों सबसे पहला जो स्टेंजा है आपके स्क्रीन पर देखेंगे यहाँ पे, तो आप लोग को यहाँ से लेकर यहाँ तक पहला स्टेंजा। तो सबसे पहले जो कवि जॉन कीट्स साहब क्या बोल रहे हैं अपने पहला स्टेंजा का पहला ही लाइन में, सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, यानी कि मिस्ट का मतलब क्या होता है, कुहासा होता है, और मेलो फ्रूटफुलनेस का मतलब क्या होता है, नरम मीठे फल। तो कभी यहाँ जॉन कीट्स बोलते हैं सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, यानी कि जॉन कीट्स साहब बोल रहे हैं कि यह कुहासे और नरम मीठे फलों का मौसम है। ठीक है, पहला लाइन में कवि जॉन कीट्स यही बोलते हैं, सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, यानी कि जॉन कीट्स बोल रहे हैं कि यह कुहासे और नरम मीठे फलों का क्या है, मौसम है। आगे आगे कवि बोलते हैं, क्लोज बॉसम फ्रेंड ऑफ द मैचुरिंग सन। ठीक है, यहाँ पे कवि बोलते हैं कि और यह जो मौसम है इसमें सूर्य की किरणें धरती पर अच्छे से आती है, जो ऑटम का क्या है, बहुत ही अच्छा बेस्ट फ्रेंड, यानी कि क्लोज बॉसम फ्रेंड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लंगोटिया यार होते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग बचपन का दोस्त या सबसे पक्के वाला दोस्त जो है ऑटम, यानी कि जो शरद है, शरद ऋतु हुआ सूर्य का सबसे पक्का दोस्त। देखते हैं कि शरद ऋतु में हम लोग क्या करते हैं, सूर्य के किरण को हम लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उस समय क्या होता है, धरती पर अच्छे से किरणें पड़ती है। ठीक है, अच्छे से आती है, और ये जो दोस्त है या जो ऑटम है या सूर्य की यह पक्की मित्रता होती है। आगे कभी क्या बोलते हैं, कॉन्स्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस, कभी बोलते हैं, और जो ऑटम है यानी कि और जो शरद है ना, ये सूर्य के साथ मिलकर योजना बनाती है कि कैसे फलों से लाद दिया जाए, यानी कि यहाँ पे कभी बोलते हैं कि कॉन्स्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस, कैसे हम लोग, और जो है ऑटम है यानी कि कैसे शरद ऋतु में हम लोग सूर्य के साथ मिलकर, और जो ऑटम है या सूर्य के साथ मिलकर एक योजना बनाता है कि कैसे हम लोग फलों से लाद दिया जाए। तो क्या लाद दिया जाए, आगे समझते हैं। कहाँ पे फलों से बौछार लगा जाए, कहाँ पे फल के लादने के बाद कभी बोलते हैं जॉन कीट्स, समझिएगा, विथ फ्रूट द वाइन्स दैट राउंड द थैच इव्स रन, कभी बोलते हैं यहाँ पे, थैच का मतलब क्या होता है, फूस के छत। ठीक है,
कवि बोलते हैं, जो कवि है, जो कवि बोलते हैं यहाँ पे सूर्य और शरद ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं कि योजना बनाते हैं कि हम लोग फूस के छतों पर, यहाँ पे जो कवि है फूस के छतों पर बेलो, जो यहाँ पे विन से यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको बेलो, जो फूस के छतों पर जो बेले फैले हुए हैं उस पर हम लोग क्या लगा दें, उन बेलों पर कैसे सूर्य के साथ मिलकर और कैसे हम लोग फलों को लाद दिया जाए कि वह क्या कर जाए, पूरी तरह से वह झुक जाए और एकदम फल से लद जाए। तो ऐसे ही फल से लदा हुआ जो पेड़ होता है वह क्या करता है, ऑटोमेटिक वह झुक ही जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे कवि क्या बोलते हैं समझिएगा। टू बिंड विथ एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्री, यहाँ पे कवि बोलते हैं मोस्ट का मतलब क्या होता है, काई लगा पेड़। और जो ऑटम है और जो शरद है यह क्या करता है, सूर्य के साथ मिलकर यह योजना बनाता है कि टू बी बिंड विथ एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्री। और यह जो ऑटम है और जो सूर्य है दोनों साथ मिलकर यह योजना बनाता है कि जो काई लगा पेड़ है, काई लगा पेड़ है उस पर इतना फल यानी कि इतना सेब, इतना एप्पल लाद दिया जाए कि वह पेड़ क्या कर जाए, वह झुक जाए। आगे कवि बोलते हैं कि एंड फिल ऑल फ्रूट विथ राइपनेस टू द कोर। और कवि बोलते हैं जॉन कीट्स, कोर का मतलब क्या होता है, अंदर होता है। ठीक है, और जो कवि बोलते हैं यहाँ पे जॉन कीट्स साहब, और सभी फल अंदर तक यानी एकदम अंदर तक जो गुद्दा है वह क्या एकदम पूरी तरह से राइप हो जाए, यानी पूरी तरह से एकदम अंदर तक वह फल पक जाए। कवि यही बोलते हैं। और कुछ भी यहाँ पे आगे बोला गया है। ठीक है, कोर का मतलब क्या होता है, अंदर तक क्या हो, फल पक जाए। यह योजना बनाता है ऑटम और सूर्य, क्योंकि ये दोनों क्या है, पक्के वाले मित्र हैं। कवि आगे बताते चलते हैं कि टू स्वेल द गुवर्ड यानी कि कद्दू, टू स्वेल द गुवर्ड एंड प्लम द हैजल सेल्स। हैजल का मतलब होता है कड़े गुच्छे वाला, जैसे कि हो गया अखरोट हो गया, ये सब वगैरह हो गया, ये सब क्या होता है, कड़े गुच्छे वाला होता है। ठीक है, प्लम का मतलब क्या होता है, गुद्दा। कभी आगे बताते चलते हैं यहाँ पे जॉन कीट्स साहब कि और उसके अंदर की जो बीज है यानी कि द स्वेल द गुवर्ड प्लम हैजल सेल्स, और जो उसके अंदर की जो बीज है और भी मीठा हो जाए। आगे कभी बोलते हैं यहाँ पे कलियाँ। ठीक है, आगे कभी बोलते हैं विद द स्वीट कर्नेल टू द बडिंग। बडिंग का मतलब क्या होता है, कलियाँ होता है, सेट बडिंग मोर। ठीक है, और जो यहाँ पे कवि बोलते हैं कि जो कद्दू है, कद्दू भी क्या हो जाए, फुला जाए। यहाँ पे द स्वेल द गुवर्ड का मतलब क्या होता है, और जो कवि बोलते हैं जॉन कीट्स साहब की, और जो कद्दू भी है क्या हो जाए, फुला जाए, कद्दू भी क्या लग जाए, फूल लग जाए। उसके बाद एंड प्लम द हैजल सेल्स, और जो काजू है, अखरोट है, सब भी क्या हो जाए, एकदम गुद्देदार हो जाए। ये प्लान बनाते हैं कौन कौन मिलकर, शरद और सूरज, ये दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि टू स्वेल द गुवर्ड, जो कद्दू है उसमें भी क्या हो जाए, फूल लग जाए। एंड प्लम्स द हैजल सेल्स, और जो अखरोट है ये सब में क्या लग जाए, काजू का अखरोट, ये सब में क्या हो, ये सब क्या हो जाए, एकदम गुद्दे और मीठेदार हो जाए। आगे कभी बोलते हैं विथ स्वीट कर्नेल टू सिट बडिंग मोर। और इस मौसम में कलियां क्या होती है, बडिंग का मतलब कलियां होता है, और इस मौसम में कलियां निकलती है और बाद में एक कलियां आगे फूल बन जाती है। एंड स्टील मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, यानी कि जैसे ही यह इस मौसम में कलियां खिलती है, एंड स्टील मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, और बाद में कलियां क्या ले लेती है, ये बाद में जो कलियां है यह फूल के रूप में, फूल का रूप क्या कर लेती है, धारण कर लेती है, फूल के रूप में यह आ जाती है। ठीक है, आगे चलेंगे। अनटिल दे थिंक वार्म डे विल नेवर सीज। उसके बाद कभी यहाँ पे बोलते हैं, लास्ट का 2 लाइन है यहाँ पे समझिएगा। ठीक है, एंड दे थिंक वार्म डेज विल नेवर सीज। सीज का मतलब क्या होता है, रोकना होता है। और जो यहाँ पे एक और चीज़ छूटी है यहाँ पे, एंड स्टील मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, और इस मौसम में क्या होता है, कलियाँ खिलती है, बाद में वह क्या रूप धारण कर लेती है, कलियाँ के रूप में धारण कर लेती है, जो फ्लावर्स फॉर द बीज, जो मधुमक्खियों के काम आती है। मधुमक्खियों के काम क्यों आते हैं, क्योंकि मधुमक्खियाँ उस पर बैठकर उसका जो फूल का जो जूस होता है उसको चूस लेती है। आगे कभी बोलते हैं अनटिल दे थिंक वार्म डेज विल नेवर सीज, यानी कि इस ऋतु में खुद कलियां निकलती है, उसके बाद बोलते हैं सीज का मतलब क्या होता है, रुक जाती है। एंड स्टील मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, वह मधुमक्खियों के लिए क्या आती है, काम आती है। अनटिल दे थिंक वार्म डेज विल नेवर सीज फॉर समर हैज़ ऑर्डनी ब्रिम्ड देयर कैलमी सेल्स। अब देखिएगा लास्ट में क्या कवि बोलते हैं यहाँ पे जॉन कीट्स साहब, इस ऋतु में सूर्य की किरणें मधुमक्खियों के छत्ते पर
छत्ते बोले तो उसमें शहद से लबालब क्या कर देती है, भर देती है। और ब्रिम्ड का मतलब क्या होता है, लबालब यहाँ पे भर देती है। जो एकदम यहाँ पे कालमी सेल का मतलब क्या होता है, एकदम ठंडा ना ठंडा जैसा एकदम नरम रहता है। ठीक है, तो कवि जॉन किट्स साहब बोलते हैं कि इस ऋतु में सूर्य की किरणें जब मधुमक्खियों के छत्ते पर पड़ती है, यानी कि शहद से क्या होना चाहिए, सूर्य की किरणें पड़ने के कारण जो छत्ता होता है, छत्ते में जो शहद होती है वह क्या कर दे, लबालब। चलिए, तो अंतिम में कवि क्या बोलते हैं, थोड़ा सा माँ का कॉल आ गया था इसलिए मैं क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा स्किप करना पड़ा। अंतिम में क्या बोलते हैं कवि यहाँ पे, अनटिल दे थिंक वार्म डेज विल नेवर सीज का मतलब होता है रोकना, फॉर समर हैज़ और ब्रिम्ड देयर कैलमी सेल्स का मतलब एकदम ठंडा, एकदम ठंडा नुमा जैसा। यानी कि कवि बोलते हैं जॉन किट्स साहब की इस ऋतु में सूर्य की किरणें मधुमक्खियों के छत्ते पर पड़ते हैं, जिसके कारण जो मधुमक्खियाँ का जो छत्ता होता है उसमें जो शहद होती है उसको एकदम लबालब भर दिया जाए, यानी कि भर दे। एक किसका प्लान होता है, ऑटम और सूर्य दोनों पक्के मित्र रहते हैं, उन्हीं का योजना होता है कि जो शहद है, जो मधुमक्खियों का छत्ता है, वो एकदम लबालब भर दिया जाए। जब तक, अनटिल यहाँ बोले तो जब तक मधुमक्खियों को लगता है कि ये जो गर्म है, यानी कि वार्म का मतलब क्या होता है, गर्म, दिन नहीं बीतते हैं तब तक उनके छत्ते से उन जो शहद है, जो सूर्य के किरण जैसे उसके पड़ता है तो क्या करते हैं, जो उसके छत्ते में से जो कालमी जो सेल्स होता है उसके छत्ते में से जो शहद है क्या करता है, टपकने लगता है। यानी कि कभी इस मौसम के बारे में यही चीज़ बताते हैं अपने पहला स्टेंजा में। पहला स्टेंजा आप लोगों का ख़त्म हो गया। चलिए अब दूसरा स्टेंजा की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत ही लंबी कविता है, 33 लाइन का बोले तो 3 स्टेंजा। चलिए दूसरा स्टेंजा में क्या बोलते हैं कभी, यहाँ पे आप लोग दूसरा स्टेंजा में आप लोगों को किसान यानी कि वोमेन से रिलेटेड करते हैं, यानी कि खेती से रिलेटेड आप लोग को यहाँ पे दिया गया। तो चलिए समझते हैं। हु हैथ नॉट सीन थी ऑफ्ट एमिड थाई स्टोर। कभी यहाँ बोलते हैं जॉन किट्स साहब की, यानी कि कौन ऐसा है जिसने तुम्हें नहीं देखा, यानी कि हु हैथ नॉट सीन दो ऑफ्ट एमिड दे स्टोर। कभी बोलते हैं कि कौन ऐसा है जो तुम्हें नहीं देखा है कि जो भंडारा, जैसे कि अनाज कटता है ना खेतों में, उसको हम लोग क्या करते हैं, भंडारा करते हैं ना, उसको हम लोग जमा करते हैं, खेत खलिहानों में जमा करते हैं। तो ऐसा कौन व्यक्ति है जो तुमको नहीं देखा है, कभी इनके बारे में बोला गया है। ठीक है, तो आगे कभी बोलते हैं दूसरा यहाँ पे लाइन में, यहाँ पे कभी बोलते हैं समटाइम्स हुएवर सिक्स अब्रॉड में फाइंड। दूसरे लाइन में कभी बोलते हैं कि जो कोई भी गांव में, गलियों में, शहरों में घूमता है वो भी क्या किया होगा, आप तुमको देखा होगा, ढूंढता है, शहरों में ढूंढता है कि कहाँ पे अनाज रखा है, कहाँ पे नहीं रखे। जैसे कि आपका ज़्यादा खेत है और आपका खलिहान कम है, तो आप लोग क्या करते हैं, गलियों में या इधर उधर ढूंढते हैं कि हम यहाँ पे खलिहान लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इधर उधर घूमते हैं। थी सिटिंग केयरलेस ऑन अ ग्रेनरी फ्लावर। ग्रेनरी फ्लावर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे अन्नागार, जहाँ पे हम लोग अन्न को रखते हैं। कभी बोलते हैं कि थाई सिटिंग केयरलेस ऑन अ ग्रेनरी फ्लावर, यानी कि ऐसा कौन है जो जिसने अन्नागार यानी कि अन्न के जो भंडार में बैठा नहीं देखा है, अलसाए हुए देख सकता है। ठीक है, यहाँ पे आगे कभी बोलते हैं, यहाँ पे एक और चीज़ बोला गया है यहाँ पे, ठीक, थाई सिटिंग केयरलेस ऑन अ ग्रेनरी फ्लोर, यानी कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो तुमको अन्न के भंडार में बैठा नहीं देखा हुआ, अलसाए बैठा नहीं देखा हुआ। केयरलेस का मतलब क्या होता है, आलस, यानी कि अलसाए बैठा हुआ नहीं देखा, ऐसा कौन व्यक्ति है, जॉन किट्स साहब बोलते हैं। आगे बोलते हैं थाई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोइंग विंड। कभी बोलते हैं कि जब जो अनाज होता है, यानी कि जब हम लोग फसल काट लेते तो उसको पीट लेते हैं, पीट लेने के बाद जब हम लोग ओसौनी करते हैं, ओसौनी का मतलब क्या होता है, जैसे कि हवा चलता है ना, खेतों खलिहानों में जो हवा चलता है उसको ओसौनी करता है। ओसौनी करने के बाद जो हवा बहता है ना, हवा बहने के कारण जो बीज होता है, जो छिलका होता है वह उड़ जाता है और जो बीज होता है वह नीचे गिर जाता है। तो वही कभी बोलते हैं यहाँ पे, थाई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनिंग विंड। जब अनाज को हम लोग ओसौनी करते हैं तो ओसौनी होते हैं, ओसौनी करते टाइम जो हवा बहती है, जो हवा बहने के कारण जो तुम्हारे बाल हैं, जो हेयर हैं, वो क्या होते हैं, थोड़ा सा ऊपर उठ जाते हैं। कभी यही बोलना चाहते इस वाले लाइन में। आगे कभी बोलते हैं यहाँ पे, और ऑन हाफ रिप्ड फॉरो साउंड एज स्लीप। कभी आगे बोलते हैं कि जब, कभी यहाँ पे कह रहे हैं या तुम आधे फसल काट दी गई हो, यहाँ पे कभी बोलते हैं
ऑन हाफ रिप द फॉरो साउंड्स एज स्लीप। और कभी यहाँ पे बोलते हैं कि जब आधे फसलें काट गई होती है तो यहाँ पे काट दिए जाते हैं। जब आधा हम लोग खेतों का जो फसल होता है हम लोग काट देते हैं, तब आगे क्या बोलते हैं, फावरो फॉरो साउंड एज अ स्लीप। और जो खेतों है यानी कि नदियों, जो खेत होता है ना, खेतों में जो क्यारियाँ बन जाते हैं, जैसे कि आधा हम लोग खेत काट दिए तो जोतवा देते हैं, जोतवाने के बाद वहाँ पे थोड़ा सा जो फहुरा जो लगता है ना, चक्का वगैरह का जो क्यारियाँ बन जाता है, उसी को यहाँ पे फौरो बोला गया है। यानी कि क्यारियों के गहरे नींद में सोई रहती है जब कोई वहाँ पे यहाँ पे स्पेयर्स देखिएगा, ठीक है। और ऑन हाफ रिप फॉरो साउंड एज अ स्लीप। और जब आधी फसलें तुम काट लेती हो और खेतों में जो क्यारियाँ गहरी होती है तो उसमें क्या करती है, वह नदियों क्यारी में गहरी नींद में सोई रहती है। जब कोई देहात में जाए तो तुम्हें आसानी से यानी कि आराम से देख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे कवि बोलते हैं कि साफ साफ समझिएगा, थोड़ा सा हार्ड है, हार्ड क्या, बहुत ही आसान, देखिए समझिएगा। और ऑन हाफ रिप डाफ रैप्ड फॉरो साउंड स्लिप। यानी कि जब तुम आधी फसलें काट लेते हो उसके बाद जो हल चलाते हो तो उसमें क्या बन जाता है, क्यारियाँ बन जाते हैं, तो उसमें आप लोग उसमें साउंड स्लिप यानी कि गहरे नींद में क्या करती हो, सोती हो। डाउट्स विद द फ्यूम पपीज वाइल द थाई हुक, ठीक है। थाई हुक का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो हुक का मतलब होता है यहाँ पे आप लोग समझिए, हुक का मतलब होता है यहाँ पे हंसिया, यानी कि जो फसल काटने वाला जो औजार होता है ना, हुक का मतलब होता है हंसुआ। इस प्रकार के ऐसे रहता है ना, यहाँ पे देखिएगा, इस प्रकार के हंसुआ होता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हुक बोलते हैं। यानी कि फसल काटने वाला जो हथियार होता है उसी को हम लोग बोलते हैं हुक। और ऐसे डॉर्सो का मतलब होता है उगना, ठीक है। तो चलिए, ड्रोविस्ट विद द फ्यूम ऑफ पपीज वाइल थाई हुक। और जो कवि बोलते हैं, और कभी कभी तुम फूलों के मदकता, ठीक है, फूलों की मदकता में इतनी उब जाती है, यानी कि उतनी उब जाती है, उतने लीन हो जाती है कि मदहोश हो जाती है। यानी कि इतना फूलों की जो खुशबू है, यानी कि जो फूलों की जो मदकता है, फूलों की जो खुशबू है, उसमें तुम इतना लीन हो जाती है कि स्पेयर्स द नेक्स्ट स्वेथ एंड ऑल इट्स ट्विन्ड फ्लावर्स। और तुम इतना खो जाते हैं, इतना मदहोश हो जाती है कि जो खेत है और जो तुम्हारी हंसिया है, ना ही अगले खेतों के फसलों को काटने के लिए क्या हो जाती है, तुम नेक्स्ट स्वेप्ट, यानी कि नेक्स्ट जो तुम्हारी जो अगली खेती, जो अगला खेत है, उसको भी काटने के लिए तुम भूल जाती है, क्योंकि तुम फूलों की मादकता में क्या हो जाती है, खो जाती है, और अपने काम करना क्या कर जाती है, भूल जाती है, ठीक है। यहाँ पे एंड समटाइम्स लाइक अ ग्लेनियर दो दोस्त कीप। और तुम क्या कर देती है उसके बाद, और कभी कभी एक फसल धोने वाली की तरह, यानी कि एंड समटाइम्स लाइक अ ग्लेनर दो दोस्त कीप स्टडी थाई लेडेड हेड अक्रॉस अ ब्रोक। यानी कि कभी बोलती है कभी यहाँ पे बोलते हैं जॉन किट्स साहब के, और कभी कभी एक फसल धोने वाली की तरह सर पे, यानी कि स्टडी थाई लेडेड हेड अक्रॉस ब्रोक। यानी कि कभी कभी तुम फसल धोने वाले की तरह सर पर रख लेती हो। और बाय अ साइडर प्रेस विद द पेशेंस लुक टू दो वॉचेस द लास्ट ओजिंग्स आवर्स बाय आवर्स। और कभी कभी तुम ऐसा लगती है, ऐसा प्रतीत होती है कि तुम फसल धोने वाली की तरह सर पर रख लेती है, और पानी की पतली क्यारी में, यानी कि पानी के जो बहाव होता है, छोटा सा कहरा होता है, उसको क्या करती है, सर पर रखे अनाज को धोती है, यानी कि उसको पार करती है। उसके बाद कभी बोलते हैं दो वॉचेस द लास्ट ओजिंग आवर्स बाई आवर्स। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है साइड प्रेस का मतलब क्या होता है, और बाई ए साइड प्रेस विथ पेशेंस लुक। साइड प्रेस का मतलब होता है जो एप्पल का जो सेब होता है ना, सेब का जो जूस निकालने वाला मशीन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइड प्रेस बोलते हैं। और जो कभी बोलते हैं यहाँ पे, सेब से जूस निकालने वाली जो मशीन होती है उसको देखते रहती है, सेब को क्रॉस करके कैसे जूस निकालती है। दाउ वॉचेस द लास्ट ओजिंग आवर्स बाय आवर्स। और बहुत ही धैर्य से, यानी कि बहुत ही पेशेंस के साथ, बहुत ही धैर्य के साथ देखते रहती है सेब से जूस निकलने वाली मशीन को। और उस मशीन को प्रेस किया जाता है तो क्या निकलता है,
प्रेस द पेशेंस लुक दो वॉचेस द लास्ट ओजिंग आवर्स बाय आवर्स। और जैसे उस मशीन को प्रेस किया जाता है तो उससे मशीन से क्या निकलता है, सेब का जूस निकलता है। और उस जूस को उस जूस का अंतिम बूंद तक एकदम घंटों, एकदम आवर्स बाय आवर्स यानी घंटों घंटों तक तुम देखते रहते हैं कि जूस उस मशीन से कैसे निकल रही है। चलिए अब तीसरा स्टेंजा की ओर बढ़ते हैं। तीसरा स्टेंजा में कवि क्या कहना चाहते हैं और तीसरा स्टेंजा अंतिम है, इसमें कवि क्या बोलते हैं इसमें देखिएगा। जो कवि यहाँ पे बोलते हैं समझिएगा, वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग। कवि इस वाले लाइन में बसंत के बारे में बोलते हैं, ठीक है। ऐसे भी शरद ऋतु के बाद क्या था, बसंत ऋतु आता है। तो कवि आगे बोलते हैं तीसरे स्टेंजा में अपने यहाँ पे जॉन किट्स साहब, वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग। कवि यहाँ पे कहते हैं कि यानी जो बसंत में गुण गाने वाली, यानी कि बसंत में जो गीत गाने वाली है वह कहाँ है। ए वेयर आर दे, ए बताओ कहाँ पर है तुम बसंत में गाने वाले। ए वेयर आर दे, वे लोग कहाँ हैं जो बसंत की ऋतुओं में गाना गाते हैं, ये बताओ जल्दी बताओ। एक कवि पूछते हैं जॉन किट्स साहब। आगे बताए यहाँ पे, थिंक नॉट ऑफ देम दो हास्ट थाई म्यूजिक टू। कवि आगे बोलते हैं तुम बसंत के गाने के बारे में सोचो मत, तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है। आगे कवि बोलता है, वाइल बेयर्ड क्लाउड्स ब्रोम द सॉफ्ट डाई डे। क्योंकि तुम्हारा अपना गीत है, तुम खुद गा सकती हो, इसलिए तुमको बसंत के गाना के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। थिंक नॉट ऑफ देम डॉट हास्ट दाई म्यूजिक टू। क्योंकि तुम खुद गाना गाती हो, तुमको बसंत के गाना गाने वाले के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं सोचने की ज़रूरत है भाई, तो चलिए आगे देखिएगा जॉन किट्स साहब क्यों बोलते हैं। वाइल बैरिड क्लाउड्स ब्लोम द सॉफ्ट डाइंग डे, यानी कि सॉफ्ट डाइंग डे का मतलब कि जैसे कि सूर्य निकलता है ना, वह जैसे ही ढलता है तब कवि बोलते हैं जॉन किट्स साहब, जब शाम ढलती है तो सूर्य की जो किरणें होती है वह बादलों पर पड़ती है तो वह क्या करता है, वह चमक जाता है। जैसे यहाँ पे कवि बोल रहे हैं यहाँ पे, वाइल बेयर्ड क्लाउड्स ब्लोम द सॉफ्ट डाइंग डे। जैसे सूर्य की किरणें ढलती है यानी कि थोड़ा सा मलिन होता है, तो जब बादलों पर सूर्य की किरण पड़ती है तो वह क्या होता है, बादल वह चमक उठता है। एंड टच द स्टबल प्लेन्स विथ रोजी हुई। और जो फसल है, और जो फसल काट जाते हैं, कटने के बाद जो फसल कटता है, कटने के बाद जो धरती पर जो थोड़ा सा कटा हुआ जो भाग रहता है ना, उस पर जैसे सूर्य के प्रकाश की किरण नीचे टच होती है तो वह कैसा हो जाता है, तो वह गुलाबी हो जाती है और मन को मोह लेती है। कवि यही बोल रहे हैं यहाँ पे, यानी कि एंड टचेस द स्टेबल प्लांट्स विथ रोजी ह्यू। जैसे ये फसल हम लोग काट लेते हैं, काटने के बाद जो नीचे का जो भाग होता है ना, उससे जो सूर्य का प्रकाश ढलती है तो बादल में जैसे ही उस पर पड़ता है तो वह चमक जाती है। और जैसे वह फसल, यानी कि फसल जो कटा है, कटने के बाद जो नीचे धरती पर फसल काटने के बाद कुछ नहीं बचता, उस पर जैसे चमक पड़ता है सूर्य के तो वह कैसा हो जाता है, गुलाबी की तरह गुलाबी हो जाती है और मन को क्या कर लेती है, वह मोह लेती है। तो आगे हम लोग आगे आपको बता दें यहाँ पे, देन इन अ विलफुल क्वायर द स्मॉल गैंड्स मॉर्न। कवि बोलते हैं जब शाम हो जाते हैं तब कीड़े, इंसेक्ट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, क्वायर का मतलब होता है यहाँ पे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े। जब शाम हो जाते हैं तो कीड़े भी वह क्या करते हैं, बिलाप करते हैं और वह क्या करते हैं, शोक करते हैं। यानी कि एमंग द रिवर सैलोज ब्रोनी एलॉप्ट। और जैसे जैसे वह शाम होता है वैसे वैसे कीड़े मकोड़े भी क्या करते हैं, बिलाप करते हैं, सौरो करते हैं। और जो यहाँ पे बोला है एमंग द रिवर सैलो, यहाँ पे कवि बोल रहे हैं जॉन किट्स साहब। और जो नदियों के बेट, यानी कि नदियों के बेट पर जो पेड़ होते हैं उस पर बैठकर जो कीड़े मकोड़े होते हैं वह क्या करते हैं, बैठकर बिलाप करते हैं और सौरो सैलोज बर्न सॉफ्ट, और क्या करते हैं वे लोग, शोक मनाते हैं। और जैसे ही आगे कवि बोलते हैं, और श्रिंक एज द लाइट विंड लिव्स और डाइज। और जैसे ही हवा चलती है तो जो यहाँ पे जो पेड़ है, बेट का जो पेड़ है वह क्या होता है, नदियों के ऊपर होता है, यानी कि पानी के ऊपर बेट का पेड़ होता है, ठीक है। कमल का फूल देखे है ना, उसको हम लोग बेट बोलते हैं, ठीक है। वो बेट पानी के ऊपर होता है और जैसे ही हवा चलती है, यानी कि विंड्स लीव्स, जैसे ही वह सिंक हल्के, जैसे ही धीरे धीरे हवा बहती है ना, तो वह ऊपर ही बैठ कर बिलाप करते हैं, शोक मनाते हैं। और जैसे ही वह हवा तेज चलती है वैसे ही क्या करते हैं वे लोग, विंड लीव्स, जैसे ही हवा तेज बहती है तो वह पेड़ों पर से गिरकर वह मर जाती है और वे क्या करते हैं, वे बिलाप करते हैं, शोक करते हैं।
उसके बाद एंड फुल ग्राउंड लेम्स लाउड ब्लीट फ्रॉम हिली बॉर्न, और जो यहाँ पे मेमना है वो भी क्या करते हैं, मेमना चिल्लाते हैं, और जो झिंगुर है झिंगुर भी क्या करते हैं, आवाज़ निकाल निकाल कर वे क्या करते हैं, सौरों मनाते हैं, शोक मनाते हैं, विलाप करते हैं। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि एंड फुल, यहाँ पे हिज, और जो हिली है ना, हिली बॉर्न, और जो पहाड़ के किनारे से जो मेमेनिया होती है, यानी कि जो मेमना होता है, लैम का मतलब कहता है मेमना, और जो लेमना होती है और जो झिंगुर है वो भी क्या मनाते हैं, शोक मनाते हैं। का जो पहाड़ियों के किनारे से मेमना, और जो झिंगुर है जो पेड़ होता है किनारे किनारे पहाड़ों पे, वे क्या करते हैं, वहाँ से झिंगुर भी शोक मनाते हैं। और झिंगुर तो आपको पता है कि बोलते बोलते क्या करती है, फर्टिलाइजेशन भी करती है और वह मर भी जाती है। ठीक है, वे लोग क्या करते हैं, शोक मनाते हैं, विलाप करते हैं। और आगे कभी बोलते हैं हिज क्रिकेट सिंग एंड नाउ द ट्रेबल सॉफ्ट द रेड ब्रेस्ट वाइस्टलेस फ्रॉम द गार्डन क्रॉप्ड एंड द गैदरिंग सैलोज ट्विटर इन द सिकेज। और तिगुने यहाँ पे अब दिया गया है ना ट्रेबल, यानी कि और तिगुने मुलायम के साथ, और तिगुने मुलायम के साथ जो रॉबिन चिड़िया हुआ क्या करती है, गाती, यानी कि तिगुनी आवाज़ के साथ एकदम सॉफ्टनेस के साथ वह जो रॉबिन चिड़िया हुआ क्या करती है, गाती है। एक बगीचे के कोने से वह जो रॉबिन चिड़िया वह गाती है। आगे बोलते हैं यहाँ पे कभी एंड गैदरिंग सैलोज ट्विटरिंग इन साइकिज, और जो सैलोज जो चिड़िया है वो भी आकाश में एक साथ जमा होकर क्या करती है, गाना गाती है, शोक करती है और विलाप करती है। तो दोस्तों आई होप आप लोग को यह कविता अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो अगर लगता है कि मेरे द्वारा यह जो कविता पढ़ाया गया आप लोगों को थोड़ा सा अगर लगता है कि मैं एक्सप्लेनेशन करने में कमी है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, और भी मैं क्या करूँगा थोड़ा सा और एलोबरेट करने की कोशिश करूँगा, जैसे मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ वैसे ही। ठीक है, तो एक ग्लोसरी नोट से आप लोग इसको देख लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, तो चलिए आप लोगों से मिलेंगे ऐसे ही अपडेट के साथ नेक्स्ट क्लास।